Hello everyone. Today we will continue with chapter number 4, Parties and Party System. This is the 7th video lecture of this chapter. In the previous part we have discussed that Indira Gandhi wanted freedom from syndicate, and for this she adopted a very bold strategy. She converted a simple power struggle into an ideological struggle and declared Congress as left oriented. Fine. So in today's lecture, we are going to start from presidential election 1969. Student, the factional rivalry between syndicate and Indira Gandhi came in the open in 1969. बिल्कुल आमने सामने हो गए थे अब ये. पहले अंदर ही अंदर इनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब सिंडिकेट के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में जो भी राइवलरी थी अब वो बिल्कुल सामने आ गई थी. क्योंकि 1969 के अंदर जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है एंड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट वाज वेकेंट. और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो सिंडिकेट हैं वो नॉमिनेट करते हैं नीलम संजीवा रेड्डी को एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ये लोकसभा के स्पीकर भी थे और जो नीलम संजीवा रेड्डी थे, एन संजीवा रेड्डी, और जो कांग्रेस के थे ना ऑफिशियल कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे. फाइन. और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो इंदिरा गांधी के काफ़ी लंबे टाइम से ओपोनेंट थे, दुश्मन थे. और इसी चीज़ का फ़ायदा सिंडिकेट उठाना चाहते थे कि कहीं ना कहीं पे इंदिरा गांधी पे कंट्रोल किया जा सके, प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल किया जा सके. फाइन. बट इंदिरा गांधी रिटेलिएट. अब इंदिरा गांधी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उन्होंने भी उसको रिटेलिएट किया और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, जो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट थे ना, वीवी गिरी, उनको एनकरेज किया कि आप नॉमिनेशन क्यों नहीं फाइल करते हो, आप भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. तो उन्होंने वीवी गिरी को काफ़ी उकसाया, एनकरेज किया कि आप अपना जो है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन फिल करो. ये यहाँ पे साइड में बॉक्स है, वीवी गिरी के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें से. वीवी गिरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1974 तक वो रहे थे, कांग्रेस वर्कर थे और लेबर लीडर रहे थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश. इंडियन हाई कमिश्नर रहे थे सिलोन. सिलोन जो कि मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका का पुराना नाम है, पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जानते थे. एंड लेबर मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो, गवर्नर ऑफ यूपी, केरला, मैसूर, इनके गवर्नर रह चुकी हैं. वाइस प्रेसिडेंट थे 1967 से 69 तक, क्योंकि उसके बाद प्रेसिडेंट हो गए थे. एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन एंड contested presidential election as an independent candidate and received support from इंदिरा गांधी. ये सब चीज़ें आपको इनके बारे में अच्छे से स्टडी करनी है, वीवी गिरी के बारे में. फाइन. तो अब इंदिरा गांधी ने एनकरेज किया वीवी गिरी को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल करो. जबकि सिंडिकेट ने नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नीलम संजीवा रेड्डी को, एन संजीवा रेड्डी, जो कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंदिरा गांधी के दुश्मन भी थे काफ़ी लंबे टाइम से. ओके. देन शी अनाउंस्ड, इंदिरा गांधी अनाउंस्ड सेवरल बिग एंड द पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स लाइक द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड द अबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स. अब ये प्रीवी पर्स क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ. अब ये तो मैंने पहले भी बताया था कि नेशनलाइजेशन कर दिया था 14 बैंक का, उनको पब्लिक सेक्टर के अंडर कर दिया था. और मोरारजी देसाई, ओके, मोरारजी देसाई नाम पहले भी आपको बताया है कि जो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे इंदिरा गांधी के साथ ही, उनको भी प्राइम मिनिस्टर चुना जाना था, लेकिन सिंडिकेट की सपोर्ट की वजह से इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था. फाइन. अब जो मोरारजी देसाई थे वो वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, साथ के साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी थे. सो मोरारजी देसाई वॉज नॉट हैप्पी ऑन दैट टाइम कि कितने बड़े बड़े डिसीजन ले लिए गए कि 14 बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया है, राइट. उसके अलावा जो प्रीवी पर्स है उसको अबॉलिश कर दिया है, लेकिन उनसे पूछा भी नहीं. जब भी कोई फाइनेंस पॉलिसी अगर अडॉप्ट की जाती है तो फाइनेंस मिनिस्टर से तो कंसल्ट किया ही जाता है ना. तो इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे. अभी मैं आपको पहले समझाती हूँ कि ये प्रीवी पर्स है क्या. देखिए, ये आपकी बुक के पेज नंबर 94 के अंदर येलो कलर का बॉक्स है, वहाँ पे
अबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स दिया गया है। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रीवी पर्स। देखिए चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसली स्टेट थी उनको यूनाइट किया गया था, यूनियन इंडिया के अंदर मर्ज किया गया था, लेकिन उसके साथ कुछ उनकी शर्तें भी मानी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको यूनाइटेड इंडिया के अंदर उनका इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ मतलब उनकी शर्तों पर, कुछ शर्तों के ऊपर उनको वहाँ पे मर्ज किया था, जिसके अंदर प्रीवी पर्स शामिल था। प्रीवी पर्स होता है ए टाइप ऑफ जो उनको एनुअली रिवेन्यू जो दिया जाता है ना, मतलब एक तरीके से उनको कह सकते हैं कि रूलर्स की फैमिली को कुछ देना, एक तरीके से उनको ग्रांट देना, राइट। कुछ ग्रांट उनको एनुअली मिलती थी, कुछ रेवेन्यूज उनको मिलते थे एनुअली, उसको कहा गया था प्रीवी पर्स, ताकि जो भी राजा महाराजा नवाब थे उनके जितने भी ठाट बाट थे वो एज इट इज़ रह सके, उनमें कोई कमी ना आए। ठीक है, तो ये सब करने के लिए उनकी ये सब डिसाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट की उनकी बाउंड्री कितनी है, रेवेन्यू वहाँ पे उनका कितना आता है, कितना बड़ा एरिया है, कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है ऑफ द मर्जिंग स्टेट, भी स्टेट को मर्ज कर रहे हैं, कितनी बड़ी स्टेट है, कितना रेवेन्यू यहाँ पे आता है। इन सब चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड किया गया था प्रीवी पर्स कि एनुअली उनको कितना ज़्यादा मतलब दिया जाएगा। ठीक है, कितनी ग्रांट उनको एनुअली मिलेगी। सो दैट वाज द प्रीवी पर्स। सो एट द टाइम ऑफ एक्सेशन जो भी कुछ ये हुआ था, देर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म भी हुआ था इसके ऊपर। क्यों क्यों लिटिल क्रिटिसिज्म हुआ था? क्योंकि जो ये सब था ना प्रीवी पर्स और जितने भी प्रिविलेजेस उनको मिले थे, विशेष अधिकार मिले थे इंटीग्रेशन करने के लिए प्रिंसली स्टेट को, सो दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो इक्वलिटी जस्टिस का जो इकोनॉमिक जस्टिस का और इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके अगेंस्ट है, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो उस टाइम पर लिटिल क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन ये क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट नहीं था उस टाइम। भारत को यूनाइट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और नेहरू जो थे वो शुरू से ही वो सेटिस्फाई नहीं थे इस चीज़ से कि भाई इनको एनुअली इतना ज़्यादा क्यों दिया जाए। ठीक है, ओवर द मैटर टाइम एंड अगेन। सो पहले भी नेहरू ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की थी प्रीवी पर्स को इंटीग्रेशन होने के बाद, लेकिन जो लोकसभा राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के अंदर ये पास नहीं हुआ था बिल, जिसकी वजह से उसको वहीं छोड़ दिया गया था। ओके, सो अब इन 1967 इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी सपोर्टेड द डिमांड दैट द गवर्नमेंट शुड अबॉलिश प्रीवी पर्स, कि गवर्नमेंट को प्रीवी पर्स को जो है वो अबॉलिश करना चाहिए। और मोरारजी देसाई हाउ एवर कोल्ड, ओके, मूव नॉर्मली रोंग एंड अमाउंटिंग टू ए ब्रिच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। अब इन्होंने बोला इसको इसको बोला था ब्रीच ऑफ फेथ है ये। ठीक है, प्रिंसेस के साथ एक मतलब धोखाधड़ी है, क्योंकि जब पहले हमें ज़रूरत थी भारत को यूनाइट करने की तो हमने उनकी सारी कंडीशन मान के सब कुछ कर दिया, लेकिन अब जब हमारा काम निकल गया है तो अब हम उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब हम उनको कोई भी एनुअल जो टैक्सेस या ग्रांट है वो नहीं देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे पूछा भी नहीं गया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, जबकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे उस टाइम पे, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने इस चीज़ को कहा, ये आपको याद करना है, ब्रेच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। जो जितने हमारे प्रिंस हैं उनके साथ तो काफ़ी धोखाधड़ी हुई है। ओके, एंड द गवर्नमेंट ट्राइड टू ब्रिंग इट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब 1970 में क्या किया था, इंदिरा की जो गवर्नमेंट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशनली इसको काफ़ी अमेंड करने की कोशिश की थी, और इसको पार्लियामेंट में लेके आए थे इस बिल को। लेकिन लोकसभा में तो ये बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसको सहमति नहीं मिली। ओके, तो आप देखेंगे इस सिचुएशन में इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने एक एक ऑर्डिनेंस इशू करवा दिया। ऑर्डिनेंस होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास, आपने क्लास 11th में पढ़ा है वैसे, ऑर्डिनेंस शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि एक ऐसी पावर होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास ही होती है। जिस भी बिल को अगर प्रेसिडेंट वो ऑर्डर अगर पास कर देता है तो उसको लागू कर दिया जाता है। तो उस ऑर्डिनेंस के लिए कोई भी मतलब पार्लियामेंट के अंदर कोई 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए होती, सीधा प्रेसिडेंट ही डिसीजन लेता है उस ऑर्डर पे। सो दैट इज़ द ऑर्डिनेंस। तो अब क्या किया, जाकिर हुसैन थे उस टाइम पे, तो नहीं, जाकिर हुसैन के पास वीवी गिरी। ठीक है, क्योंकि ये कब किया था, 1970 के आसपास इसकी अमेंडमेंट करी थी, और पहले से इसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो इस ऑर्डिनेंस को पास करवा दिया गया। इस ऑर्डिनेंस को पास कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी थी। एंड इंदिरा गांधी मेड इनटू ए मेजर इलेक्शन इशू, और 1971 में इसी को लेकर, प्रीवी पर्स को लेकर ही एक मेजर इशू, एक मेजर एजेंडा इंदिरा गांधी ने बनाया एंड गोट ए लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट थ्रू दिस। फाइन। सो ये था हमारा, और जिससे उनकी विक्ट्री भी हो जाती है बाद में। ये था हमारा प्रीवी पर्स। एक तरीके से ग्रांट थी, एनुअली ग्रांट दैट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द नवाब्स एंड राजास ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये है हमारा प्रीवी पर्स। तो इस तरीके से प्रीवी पर्स को अबॉलिश किया था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो अब यहाँ पे क्या है कि मोरारजी देसाई, जिनसे नहीं पूछा गया, तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गए, और इस चीज़ को लेकर उन्होंने, मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला था ब्रीच ऑफ फेथ है ये तो प्रिंसेस के साथ, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, गवर्नमेंट को छोड़ दिया इसी बात पे। ठीक है, देन कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट ऑल्सो, बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वॉन्टेड ए शो डाउन। ठीक है, शो डाउन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। द कांग्रेस प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, नेजालिंगप्पा थे, इशूड ए विप। अब उन्होंने एक विप जारी कर दिया। ठीक है, विप भी आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि विप क्या होता है। दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ। विप जो होता है ना, वो कोई भी पार्टी, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, हर एक पार्टी के अंदर जो है वो विप का प्रावधान है। यानी कि विप एक पर्टिकुलरली पोस्ट होती है, जिसको भी ये विप की पोस्ट दी जाती है वो ये विप इशू करता है। और विप जो है 3 टाइप्स की होती है, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप एंड द 3 लाइन। यानी कि जो भी लीगल ऑर्डर लिखा हुआ है ना, अगर उसके नीचे 1 लाइन लगा दी गई है तो 1 लाइन विप बोलेंगे, 2 लाइन्स अगर मेंशन है तो 2 लाइन विप बोलेंगे, 3 लाइन अगर मेंशन है तो 3 लाइन विप बोलेंगे। जितनी ज़्यादा लाइंस बढ़ती जाती हैं उतनी ज़्यादा ये सीरियस होती जाती है। मीन्स कंपल्शन है विप को मानने के लिए, उतनी ही ज़्यादा कंपल्शन बढ़ती चली जाती है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के अंदर ही विप की पोस्ट होती है, अपोजिशन पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके अंदर विप होता है। तो विप का बेसिकली क्या होता है, अगर 1 लाइन विप है तो पार्टी के मेंबर को अगर विप इशू कर दी जाए, मतलब जिसके पास ये विप की पावर होती है पार्टी में, वो अगर विप इशू कर देता है तो इट मीन्स पार्टी के बाकी मेंबर्स को उसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेशन होने वाला है और 1 लाइन विप अगर उसने नोटिस, एक तरीके से नोटिस सबके घर भेज दिया, 1 लाइन विप जिसके अंदर उसने लिखा है कि सभी पार्टी के कैंडिडेट को, मेंबर को प्रेजेंट उनका ज़रूरी है, उनको प्रेजेंस ज़रूरी है पार्टी के अंदर, आज इस इशू के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। ठीक है। और अगर सेकंड लाइन होता है तो सेकंड लाइन के अंदर बिल्कुल ऑब्लिगेटरी होता है। उसमें ऑब्लिगेटरी क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और अगर थर्ड लाइन विप हो गई, इट मीन्स किसी के फेवर में वोट डालने के लिए उनको ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप सब इसके फेवर में जो है वो वोटिंग करेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे। तो और पार्टी के सभी मेंबर को ये बात माननी पड़ती है, जो इसको नहीं मानता उसको पार्टी से आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है विप। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे नेजालिंगप्पा, उन्होंने इशू कर दी विप को इशू कर दिया, जिसमें ये कहा गया कि कांग्रेस के जितने भी एमपीज़ और एमएलएज हैं ना, वो वोट करेंगे किसके फेवर में, संजीवा रेड्डी के फेवर में ही वोट करेंगे। ये विप उन्होंने इशू कर दी। ठीक है, जो कि सारे पार्टी मेंबर, पार्टी कौन सी, कांग्रेस के सारे एमपीज़ और एमएलएज को माननी थी। सबके घर लेटर पहुंच जाता है कि भाई इस तरीके से जो नेजालिंगप्पा है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये विप इशू किया है कि सबको संजीवा रेड्डी के फेवर में ही वोट करना है और उसी को प्रेसिडेंट बनाना है। फाइन। सो द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, जो कि क्या थे, एक ऑफिशियल कैंडिडेट थे पार्टी के। जब इंदिरा गांधी, अब इंदिरा गांधी क्या करती है, अपनी एक सीक्रेट, कांग्रेस में से ही जो उसके चमचे कह सकते हैं ना हम, जो उसकी बात मानते थे, उनकी अपने सपोर्टर की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाती है और उस सीक्रेट मीटिंग के अंदर उनको कहती है कि आप वीवी गिरी को वोट करोगे। ओके, मतलब विप जारी हो चुका है भाई, है तो वो भी कांग्रेस की ही मेंबर, और जो उसके सपोर्टर है वो भी कांग्रेस की है। विप इशू हो चुका है। विप इशू होने के बाद अब वो अपने सपोर्टर को बुलाकर कहती हैं कि आपको वीवी गिरी के फेवर में ही वोट देनी है। फाइन। जबकि अगले दिन जब इलेक्शन का डे होता है, उस टाइम पार्टी में जाकर अनाउंस कर देती है कि भाई कॉन्साइंस वोट होगा।
कॉन्सेंस वोट का मतलब है कि आप अपने विवेक के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ जिसको भी वोट करना चाहो कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से विप को फेल कर दिया, ठीक है ना। जब उसने कहा कि कॉन्सेंस वोट होगा, इट मीन्स कि आप जिसको भी वोट देना चाहते हो यू आर फ्री टू गिव द वोट, चाहे आप संजीवा रेड्डी को वोट करो और चाहे आप वीवी गिरी को वोट करो, कोई विप वगैरह कुछ नहीं है, मतलब इस तरह की उसने स्टेटमेंट दी। तो फाइनली क्या होता है इसमें, अब इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी। अब क्या होता है, वीवी गिरी जो हैं वो जीत जाती हैं, उनको जीत मिल जाती है, ठीक है, इंदिरा गांधी की सपोर्ट से, द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एंड द डिफीट ऑफ संजीवा रेड्डी, संजीवा रेड्डी जो है वो हार जाते हैं, द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। अब ये जो सिंडिकेट थे उनके लिए बहुत बड़ा सबक था। अब ये इतनी बड़ी बात कोई छुपी थोड़ी ना रहती है, अब उनको पता चल जाती है ये सारी बातें सिंडिकेट्स को, कि इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सीक्रेट मीटिंग बुलवाई थी और ऐसे ऐसे बोला था। फाइन। अब क्या करती हैं, द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज्ड द स्प्लिट इन द पार्टी। अब ये चीज़ है ना जो पार्टी के अंदर एक स्प्लिट कर देती है, मतलब अब ऑफिशियली स्प्लिट हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि पार्टी का डिवीज़न होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल खुले खुले हो गया और सीधे सीधे पार्टी का डिवीज़न हो जाता है। एंड द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट नीजा लिंगप्पा, अब जो नीजा लिंगप्पा है वो प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, क्या करते हैं, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने विप को नहीं माना था, ठीक है ना। वैसे विप का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रावधान नहीं है हमारा, ये बस एक ट्रेंड चला रहा है, जब से हमने संविधान बनाया है, जब से हमने गवर्नमेंट बनाई है, ये एक ट्रेंड फॉलो करते हम आ रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अब उसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं पार्टी से, जो कि प्राइम मिनिस्टर चाहती थी सिंडिकेट से आज़ादी, और वो उनको मिल जाती है। फाइन। तो अब आप देख सकते हो कितनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यहाँ पे रची गई थी, मतलब सिंडिकेट से अलग होने के लिए। एंड शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वॉज द रियल कांग्रेस। अब वो डिक्लेयर करना शुरू कर देती है कि जो उसका ग्रुप है ना वो पूरी तरीके से रियल कांग्रेस है, न्यू कांग्रेस है, नई कांग्रेस है, ठीक है। जबकि जो ओल्ड कांग्रेस है ना वो क्या है, वो फॉल्स है, वो सही नहीं है। अब कांग्रेस का डिवीज़न हो जाता है दो ग्रुप्स के अंदर 1969 के अंदर। सिंडिकेट्स के ग्रुप को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजर कहा जाता है, ठीक है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजर। और जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी यानी कि कांग्रेस आर, रिक्विजिशन, ठीक है, रिक्विजिशन का मतलब मैंने बताया था आपको, डिमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है। कांग्रेस रिक्विजिशन एंड द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। अब दो स्प्लिट होकर दो कांग्रेस बन जाती हैं। दीज टू पार्टीज वर ऑल्सो डिस्क्राइब एज ओल्ड कांग्रेस एंड द न्यू कांग्रेस। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड। अब वो कहती हैं कि जो भी कुछ ये डिवाइड था ना वो ऐसे कुछ नहीं था कि भाई हमारी बनती नहीं थी, ये तो एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड था। अब आइडियोलॉजी के बेस पर ही इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया था, ठीक है, क्योंकि आइडियोलॉजी की लड़ाई थी सारी। अब आइडियोलॉजिकल, उन्होंने इस पावर प्ले को आइडियोलॉजिकल में चेंज कर दिया कि ये तो आइडियोलॉजिकल डिवाइड था सोशलिस्ट के बीच में और कंजर्वेटिव के बीच में। यानी कि उन्होंने कहा कंजर्वेटिव किसको, सिंडिकेट को, और सोशलिस्ट कहा अपने आप को, अपनी पार्टी को। ये तो लड़ाई थी बिटवीन द प्रो पुअर, क्योंकि हम पुअर के सपोर्टर हैं, और जो सिंडिकेट हैं वो रिच के सपोर्टर हैं, प्रो रिच के बीच में और प्रो पुअर के बीच में लड़ाई थी। तो इसलिए जो था ये पार्टी का स्प्लिट हुआ है, और इन सब डिवीज़न के लिए पार्टी का स्प्लिट तो होना ही था, डिवीज़न तो होनी ही थी। तब की जो ये लड़ाई किसकी थी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी। फाइन, ओके। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। रिस्टोरेशन जो कि हमारे चैप्टर का पहले नाम था, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। रिस्टोरेशन का मतलब होता है रिवाइवल, ओके, रिटर्न ऑफ समथिंग टू द रियल ओनर, किसी चीज़ का वापस आ जाना, रिगेन कर लेना, रिवाइवल हो जाना, कांग्रेस का रिवाइवल हो जाना। अब हमें पता है कि स्प्लिट हो चुकी है कांग्रेस की, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद अब जो कांग्रेस थी ना, रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटी, यानी कि बहुत कम हो गई थी इसकी संख्या अब स्प्लिट हो जाने के बाद। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई,
एंड डीएमके की सपोर्ट अब किसके साथ थी, अब कांग्रेस आर के साथ थी, यानी कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस जो कि न्यू कांग्रेस के नाम से जाने लगी उसके साथ थी। क्यों थी उसके साथ, जबकि ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है। जब केरला में इसकी गवर्नमेंट बनी थी तो उस टाइम पर कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर इसको रिमूव कर दिया था। तो अब क्यों आ गई दोबारा से कांग्रेस के साथ, क्योंकि अब कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी थी। अब वो सोशलिज्म को प्रमोट करती थी और वो लेफ्ट विंग को प्रमोट करने लगी थी। दैट इज़ वाई सीपीआई एंड डीएमके ने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इंदिरा गांधी आर को। फाइन। तो इस टाइम पर क्या हुआ था, बेसिकली दिस वॉज ए फेज व्हेन इंदिरा गांधी campaigned for implementing existing land reform laws, undertook further and the sealing legislation। बहुत सारे रिफॉर्म करने शुरू करे इस टाइम पर इंदिरा गांधी ने। जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, उसको भी एज ए फंडामेंटल राइट से बाहर किया था इसी टाइम पीरियड पे। बहुत सारे जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास बहुत बहुत ज़मीनें उन्होंने घेर रखी थी, उनसे ज़मीन लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड शुरू कर दिया था ज़मीन का। और काफ़ी ऐसे लैंड रिफॉर्म्स किए थे, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स चलाए थे जो कि मतलब सोशलिज़म को प्रमोट करें और गरीबों के फेवर में काम करें। ठीक है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी है ना वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी और वो किसी पर भी डिपेंडेंस ऑन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहना चाहती थी। स्ट्रेंथन हर पार्टी पोजीशन इन द पार्लियामेंट, पूरी तरीके से अपने दम पे पार्लियामेंट में खड़े होना चाहती थी, ना कि किसी दूसरी पार्टी की, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट से। फाइन। तो अब देखेंगे हम क्या होता है आगे। अब 1970 दिसंबर 1970 के अंदर जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है ना वो रिकमांडेड करती है कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था और सरप्राइजिंग स्टेप भी था। अभी इलेक्शन होने के लिए, अभी इलेक्शन हमारे होने थे 1972 में। ठीक है, 1972 में इलेक्शन होने थे अगर देखा जाए 5-5 पीरियड के टाइम पे, क्योंकि हमारे 67 में हुए थे। उसके बाद हमारे 1972 के अंदर अगले लोकसभा इलेक्शन होने थे। लेकिन दिसंबर 1970 में ही डिक्लेयर कर देती है वो कि डिज़ोल्व कर दिया कि लोकसभा डिज़ोल्व हो चुकी है। अपनी ही गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर देना ये एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव होता है किसी के लिए भी। कौन ऐसे अपनी गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करता है। तो एक साल पहले ही उन्होंने अपनी लोकसभा ख़त्म कर दी। ठीक है, तो इस वजह से जो 5th जनरल इलेक्शन थे ना लोकसभा के वो एक साल पहले ही हो गए, यानी कि जो कि 1972 में होने थे ना आप फरवरी 1971 में ही डिक्लेयर हो गए कि जो लोकसभा इलेक्शन होंगे वो 1971 के अंदर ही होंगे। फाइन। सो अब क्या होता है, द कंटेस्ट में हम क्या देखेंगे, द इलेक्शन कंटेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। ठीक है, सब को ये लगता है कि ये तो नई पार्टी है, न्यू कांग्रेस है। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद ये माइनॉरिटी में वैसे आ गई है। और जबकि दूसरी तरफ कांग्रेसों में देखो तो इतने सिंडिकेट, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, इतना एक्सपीरियंस है उनको, बड़े बड़े दुलंदर बैठे हैं। तो सबको यही लग रहा था देख के कि कहाँ पे ये नई कांग्रेस जीत पाएगी। ये तो अब की बार तो जीत होगी तो कांग्रेस ओ की होगी। और जबकि कांग्रेस ओ के मेंबर यानी कि सिंडिकेट को भी यही लग रहा था कि ये उनके पास बहुत अच्छा मौका आ गया कि इसने अपने हाउस को खुद ही डिज़ोल्व कर दिया, क्योंकि वो भी टॉलरेट नहीं कर रही थी। ठीक है, उनको भी सही मौका मिल गया अब अपनी पावर दिखाने का। फाइन। तो साथ के साथ अब अपोजिशन पार्टी को भी मौका मिल गया। जो अपोजिशन पार्टी के थे ना, जो जिन्होंने पहले 1967 के टाइम पर जो अपोजिशन पार्टी थे यानी कि नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने भी अपना अलायंस बना लिया और उनके लिए भी ये मौका बन गया कि भाई बस कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट दोबारा से नहीं आनी चाहिए। तो अब ये देखिए दोबारा से फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गई जो 1967 के टाइम पे हुई थी। बट 1967 के टाइम पे एटलीस्ट सिंडिकेट तो इंदिरा गांधी के साथ थे, लेकिन इस टाइम पर तो कांग्रेस भी स्प्लिट हो चुकी थी, डिवीज़न हो चुकी थी। साथ के साथ जितने भी अपोजिशन पार्टी के जो नॉन कांग्रेस के जो लीडर थे या फिर नॉन कम्युनिस्ट थे, जो अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने भी एक ग्रांड अलायंस बनाया था। फाइन।
ग्रांड अलायंस उन्होंने बना लिया था सबने मिलकर, जैसे कि द एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जन संघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सब जो कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के पीपल थे, दे कम अंडर वन सिंगल अम्ब्रेला, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गए थे। एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया था जिसका नाम रखा गया था ग्रांड अलायंस। द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस, जबकि जो रूलिंग पार्टी का अलायंस सीपीआई के साथ था, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा है, इसकी सीपीआई के साथ इसने अपना अलायंस बनाया था रूलिंग पार्टी ने, ठीक है। इट हैड एन इशू, एन एजेंडा। अब क्या था कि जो ये बड़े बड़े ओपोनेंट थे ना इसके, कांग्रेस के, उनके पास कोई भी अपना ना तो इशू था, ना अपना एजेंडा था, ना कोई उनका पॉजिटिव स्लोगन था। द ग्रांड अलायंस डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल प्रोग्राम, कोई उनके पास अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। जबकि इंदिरा गांधी ने कहा कि ओपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, ठीक है, सिर्फ उनका एक ही कॉमन प्रोग्राम था और वो दैट वाज इंदिरा हटाओ, ठीक है, ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा। और था भी यही कि इनका तो बस एक ही कॉमन एजेंडा है, एक ही कॉमन प्रोग्राम है, और वो है इंदिरा हटाओ, यानी कि रिमूव इंदिरा। And in contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan. अब इनकी अगर कंट्रास्ट में देखा जाए तो इंदिरा गांधी का फेमस स्लोगन था गरीबी हटाओ, ठीक है। तो एक तरफ गरीबी हटाओ और एक तरफ इंदिरा हटाओ, तो किस में वजन वजन लग रहा है आपको? गरीबी हटाओ में, ऑब्वियसली, ठीक है ना। इंदिरा हटाओ सबका स्लोगन था, एक तरीके से बन चुका था, इंटेंशन थी इनकी। जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उनका कोई पॉजिटिव एजेंडा के साथ वो आए ही नहीं थे। जैसे कि अपना कोई ना कोई इलेक्शन से पहले अपना एजेंडा तो रखना ही पड़ता है कि भाई हम अगर जीत गए तो हम ये करेंगे, ठीक है, जैसे कि मोदी जी ने रखा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से इंदिरा गांधी का एजेंडा था गरीबी हटाओ, और जब कि सिंडिकेट थे जो कांग्रेस ओ थी और बाकी सारी की सारी जो भी नॉन कांग्रेस और नॉन कम्युनिस्ट जो भी अपोजिशन पार्टी थी, वो उनका सबका क्या एजेंडा था? इंदिरा हटाओ। तो इस तरीके से था ये। एंड शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ। अब इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, इंदिरा गांधी ने ये सब चीज़ें इग्नोर कर दी और उन्होंने फोकस किया ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर काफ़ी उन्होंने जो था ध्यान लगाया, क्योंकि भाई ये सब इन्हीं के थ्रू उनको वोट मिलनी थी। जैसे कि इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन द रूरल लैंड होल्डिंग्स, अर्बन प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़ इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब एक तरीके से सारे पुअर पीपल के लिए काम किए थे। अबोलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस, जो प्रिंसली प्रिविलेजेस थे ना, प्रीवी पर सबने किया था, ये सब सारे अबोलिशन इसने किए थे। ओके, सो थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट ए सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज पीपल। अब ये सब करके, ये नारा देके, वैसे तो ये सब क्या होती है? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है एक तरीके से, ठीक है ना। ये इंदिरा गांधी की भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी ये सब करके कि गरीबी हटाओ का नारा देकर और अपने आप को सोशलिज्म आइडियोलॉजी डिक्लेयर करके लोगों की सपोर्ट पाकर, क्योंकि वो बड़ी चालाकी से जो 1967 के इलेक्शन का जो बुरा रिजल्ट रहा था उसकी भरपाई अभी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो करना चाहती थी। शी वॉज वेरी बोल्ड वीमेन। इतने ज़्यादा ओपोनेंट होने के बाद भी, सब एक साथ इकट्ठे होने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं घबराई, उनके माइंड में बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रही और उन्होंने कंसंट्रेट किया किस पे? कुछ जो प्रोग्राम्स थे जो पुअर पीपल के लिए, जो ये प्रोग्राम्स मैंने भी बताया, इनके ऊपर कंसंट्रेट किया और स्पेशली उन्होंने जो थी वो गेन की, ठीक है, किसकी सपोर्ट गेन की? बेसिकली डिसएडवांटेज लोगों की, जैसे कि लैंड लेस लेबरर थे, दलित थे, आदिवासी थे, माइनॉरिटीज़ थे, विमेन थी, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था। इन सब की सपोर्ट ली और काफ़ी बड़ा वोट बैंक उनका बन गया था इन दिस वे। एंड द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम दैट फॉलोड इट were part of Indira Gandhi's political strategy, as I told you, of building an independent nationwide political support base. Fine. तो आज यहीं तक पढ़ेंगे हम. In the rest part of the chapter, we will complete the chapter in the next part. Okay, so thank you for being with me.